पाल्मर का फार्मूला वगैरह ने ड्राइव किया था। आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है एक्सरे स्पेक्ट्रम, कि अगर हम एक्सरेज का स्पेक्ट्रम बनाएं तो वो कैसा होगा और वो किस तरह से बनेगा, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो इसके अंदर जो सबसे पहली चीज हमने पढ़नी है वो ये कि एक्सरे क्या होते हैं या एक्सरे बनते कैसे। तो सबसे पहली जो चीज हमने डिस्कस करनी है वो ये कि एक्सरेज क्या है और एक्सरे बनते क्या है, कैसे है। तो देखिए बेटा, एक्सरेज का मकसद होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैविंग वेवलेंथ रेंजिंग फ्रॉम 0.1 टू 1 नैनोमीटर। ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जिसकी वेवलेंथ 0.1 नैनोमीटर से लेकर 1 नैनोमीटर तक हो, तो ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को हम कहेंगे कि ये एक्सरेज है। और इसकी एनर्जीज जो होती हैं, एनर्जीज रेंजिंग फ्रॉम 1 टू 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कि इस रेडिएशन के अंदर जो एनर्जी होती है ये 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक हो, तो ऐसी रेडिएशन को जो है हम कहते हैं एक्सरेज। तो ये जो एक्सरेज होते हैं ये ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जिसकी फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन अल्ट्रावायलेट है और लेस देन गामा है। ये अल्ट्रा वायलेट और गामा के दरमियान जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है उसको हम एक्सरेज कहते हैं। ठीक है। और इनको हम रॉन्जन रेज भी कहते हैं, क्योंकि इसको एक्सपेरिमेंटली जो फर्स्ट टाइम जो है वो डिस्कवर किया था, वो किया था रॉन्जन ने। अब हम करते हैं कि इसको एक्सरेज को पैदा कैसे किया जाता है। प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज। देखिए, एक्सरेज आप कहोगे एक्सरेज आर प्रोड्यूस्ड व्हेन हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन is decelerated by heavy metal। अगर कोई हेवी मेटल होता है और वो हाईली एक्सीलेटेड इलेक्ट्रॉन को, बहुत ज्यादा हाई एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को अगर डिसिलेट करवाता है तो एक्सरेज पैदा होते हैं। ठीक है। अब इसको प्रोड्यूस करने के लिए जो हमारे पास अपैरेटस होता है, अपैरेटस कौन सा होता है और किस तरह से ये पैदा होते हैं। देखिए बेटा, अपैरेटस जो होता है इसके अंदर वो होता है पुलिच ट्यूब। ये हमारे पास होता है बेटा, पुलिच ट्यूब है। ये उसी तरह से सिमिलर है जिस तरह से रॉन्जन ने इस्तेमाल किया था। फर्क ये कि रॉन्जन का जो ट्यूब था वो एवाक्यूटेड नहीं था, जबकि ये जो पुलिच ट्यूब है ये एवाक्यूटेड ट्यूब हम लेते हैं। इसको हम कहते हैं कि ये अंदर से बिल्कुल खाली एक ट्यूब है। तो आप कहोगे कि ये इस तरह से बेटा एक एवाक्यूटेड गिलास ट्यूब होता है, इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। ये एवाक्यूटेड गिलास ट्यूब होता है बेटा, इस तरह से ये बिल्कुल अंदर से खाली होता है। ठीक है। और इसके अंदर एक इस तरह से हेवी मेटल का एक पीस होता है। ये आप कह लें कि हेवी मेटल का एक पीस लगा होता है और यहाँ पे एक फिलामेंट होता है, इस तरह से एक फिलामेंट इसके अंदर लगा होता है। ठीक है। तो ये जो होता है ये इस तरह से इवाक्यूटेड गिलास ट्यूब होता है। इसके अंदर एक हेवी मेटल, इसको आप कहेंगे, इसको हम कहते हैं टारगेट मेटल। इसको हम कहेंगे टारगेट मेटल।
और जो टारगेट मेटल होता है वो होता है हेवी, हेवी मेटल होना चाहिए, और इसके साथ इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट होनी चाहिए, मेल्टिंग पॉइंट जो होनी चाहिए बेटा वो हाई होनी चाहिए, और इसकी हाई हीट कैपेसिटी या जो है वो हीट कंडक्टिविटी, हीट कंडक्टिविटी भी हाई होनी चाहिए और हीट कैपेसिटी भी हाई होनी चाहिए। हेवी मेटल का मकसद होता है ऐसा मेटल जिसका नंबर जो होना चाहिए वो बड़ा होना चाहिए, जिसके अंदर प्रोटॉन्स की और न्यूट्रॉन्स की तादाद ज्यादा होती है, उसको हम हेवी मेटल कहते हैं। ठीक है बेटा। अब ये जो हेवी मेटल होता है इसको हम पॉजिटिव पोटेंशियल देते हैं बेटा, इसको यहाँ पे हम पॉजिटिव पोटेंशियल देते हैं, और ये जो पोटेंशियल होता है ये थाउजेंड्स ऑफ वोल्ट का होता है। ठीक है, ये जो पोटेंशियल होता है आप इसको कह सकते हैं कि ये थाउजेंड्स ऑफ वोल्ट्स का होता है, और ये जो पोटेंशियल होता है ये एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल होता है। एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल का मकसद ऐसा पोटेंशियल जो किसी भी चार्ज को एक्सीलेट कर रहा है, और ये बहुत ज्यादा हाई होता है। 10,000 वोल्ट होता है, 15,000 वोल्ट होता है, 20,000 वोल्ट होता है, बहुत ज्यादा हाई जो है ये पोटेंशियल होता है। ठीक है, हाई पोटेंशियल हम यहाँ पे देते हैं। और ये जो होता है ये होता है फिलामेंट। आप कहोगे ये फिलामेंट होता है, फिलामेंट के अंदर होती है थर्मियोनिक इमिशन। थर्मियोनिक इमिशन का मकसद है इसको गर्म करने से इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन हीटिंग, इसको गर्म करने से इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। और ये जो यहाँ पे कटा हुआ होता है ना 45 डिग्री पे कटा हुआ, ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह से आप कह सकते हैं कूलिश ट्यूब होता है, एवाक्यूटेड गिलास ट्यूब होता है। इसके अंदर एक टारगेट मेटल लगा होता है, इसके अंदर एक फिलामेंट लगा होता है, और ये बिल्कुल अंदर से खाली होता है। जो रंजन ने इस्तेमाल किया था उसमें अंदर गैस थी, बिल्कुल वो खाली नहीं था। लेकिन जो हम मॉडर्न इस्तेमाल करते हैं ये बिल्कुल खाली होता है। अब इसमें से एक्सरेज बनते कैसे? होता ये है कि हम इसको फिलामेंट को करंट देते हैं, और फिलामेंट के गर्म होने से ये इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, इसके सामने पॉजिटिव पोटेंशियल है। आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू q into v, मींस काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल। तो यहाँ पे ये थाउजेंड्स ऑफ वोल्ट होता है, जिसका नतीजा ये निकलता है कि ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही यहाँ पे निकलते हैं सामने हाई पोटेंशियल होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से मूव करते हुए आके इसको टारगेट को हेवी मेटल से टकराते हैं। और हेवी मेटल जो होता है उसके अंदर जो एटम्स होते हैं उनके जो न्यूक्लियाई होते हैं उनके ऊपर बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होती है। ठीक है, तो उनके अंदर ये प्रोसेस होता है कि आप सपोज कर ले ये टारगेट मेटल है, और इस टारगेट मेटल के अंदर ये हेवी न्यूक्लियाई है। ठीक है, ये हेवी न्यूक्लियाई। अब जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन इस टारगेट मटेरियल पे लगेगा, तो टारगेट इलेक्ट्रॉन होता है पेनिट्रेटिंग पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो पेनिट्रेटिंग पार्टिकल है, बहुत तेजी से जब ये टकराता है टारगेट मेटल से तो ये इसके अंदर पेनिट्रेट करता है। और ये जो न्यूक्लियर होते हैं हेवी न्यूक्लियर, इसको रोकने की कोशिश करते हैं। नतीजा क्या निकलता है कि ये इलेक्ट्रॉन डिसलरेट होता है। डिसलरेट होने से इनकी काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो लूज होती है, और उस काइनेटिक एनर्जी के नतीजे में इसमें से दो किस्मों की रेडिएशन निकलती है, जिसको हम कहते हैं हार्ड और सॉफ्ट एक्सरेस। हार्ड एंड
सॉफ्ट एक्सरेज इसमें से निकलती है। और प्लस में इस टारगेट मेटल के अंदर बहुत ज्यादा हीट पैदा होती है, और तभी मैंने कहा इसकी मेल्टिंग पॉइंट हाई होनी चाहिए और हीट कैपेसिटी क्या होनी चाहिए, हाई। तो यहाँ पे टारगेट मेटल बहुत ज्यादा गर्म होता है, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट हाई होगी, मेल्ट नहीं होगा। और इस टारगेट मेटल के बाहर, यहाँ पे आप कह सकते हैं कि इस टारगेट मेटल के बाहर जो होता है वो पानी भरा हुआ होता है, ताकि ये टारगेट मेटल मेल्ट ना हो सके। ठीक है, वाटर फिल्ड होता है ताकि टारगेट मेटल जो है ये मेल्ट ना हो। तो इस तरह से जब कोई भी बाहर से आने वाला एक्सीलेटेड इलेक्ट्रॉन इस तरह से टारगेट मेटल के अंदर पेनिट्रेट करता है, तो जो हेवी न्यूक्लियाई होते हैं उसको रोकने की कोशिश करते हैं। नतीजे में वो हाईली एक्सीलेटेड इलेक्ट्रॉन डिसिलेट होता है, अपनी काइनेटिक एनर्जी लूज करता है, जिससे दो किस्मों के एक्सरेज बनते हैं। और उसके साथ जो होती है वो हीट पैदा होती है, जिससे वो टारगेट मेटल जो होता है वो गर्म होता है। ठीक है, तो ये इसका मैकेनिज्म होता है। और एक बात ध्यान में रखें, ये जो इंटरेक्शन होता है बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियर, इसको हम ब्रेकिंग इंसिडेंट कहते हैं। कि इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के करीब आता है, न्यूक्लियस उसको रोकने की कोशिश करता है, इस इंसिडेंस को हम कहते हैं ब्रेकिंग इंसिडेंट। और ब्रेकिंग इंसिडेंस के नतीजे में ये इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी लूज करता है और एक्सरे इमिट करता है। और ये मेटल कंटिन्यूअसली, इसलिए जब ये इसके अंदर कंटिन्यूअसली अंदर पेनिट्रेट करेगा तो कंटिन्यूअसली डिसलरेट होगा, और इसमें से निकलने वाले जो एक्सरेज होंगे वो भी कंटिन्यूअस नेचर के होंगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअस इलेक्ट्रॉन। और ये इलेक्ट्रॉन बाउंडेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, ऑर्बिट वाला इलेक्ट्रॉन नहीं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन। देखिए ये एक्सरे जो इमिट हो रहे हैं ये ऑर्बिट वाले इलेक्ट्रॉन की वजह से नहीं हो रही, ये किस इलेक्ट्रॉन की वजह से, जो फ्री इलेक्ट्रॉन है जो टारगेट मेटल के अंदर पेनिट्रेट करता है उसकी वजह से ये एक्सरेज जो होते हैं वो इमिट होते हैं। ठीक है, तो ये मैकेनिज्म होता है कि जब हाईली एक्सीलेटेड इलेक्ट्रॉन्स किसी भी हेवी मेटल के ऊपर टारगेट करते हैं, तो हेवी मेटल के अंदर डिसिलेट होने के बाद ये इस तरह से एक्सरेज इमिट करते हैं। अब यहाँ पे एक होती है हमारे पास, आप कह सकते हैं कि एक होती है हमारे पास क्वालिटी ऑफ एक्सरेज। क्वालिटी ऑफ एक्सरेज, क्वालिटी refers to frequency या एनर्जी ऑफ एक्सरेज। अगर किसी भी एक्सरे की फ्रीक्वेंसी या एनर्जी, ये जो एक्सरेज निकलते हैं ना यहाँ से निकलते हैं, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डिसलरेट होते हैं, यहाँ से एक्सरे निकलते हैं। अब इनकी एनर्जी या क्वालिटी, क्वालिटी का मकसद है इनकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, इनकी एनर्जी कितनी। अगर ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, ज्यादा एनर्जी, मकसद हम कहेंगे हाई क्वालिटी के ये एक्सरेज है। अब ये किस पे डिपेंड करेगी, सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो ज्यादा एनर्जेटिक रेडिएशन निकलेगी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। तो आप कहोगे कि क्वालिटी डिपेंड्स अपॉन एक्सीलेटिंग पोटेंशियल एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ टारगेट मेटल, नेचर ऑफ टारगेट मेटल, या जो है वो फिलामेंट करंट। फिलामेंट करंट को कम ज्यादा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता क्वालिटी पे। मोस्लेट ने यहाँ पे टारगेट मेटल को चेंज किया, 39 एलिमेंट्स को बारी बारी इसने टारगेट मेटल बनाया, 39 एलिमेंट्स का। लेकिन इसने देखा कि अगर पोटेंशियल को हम चेंज नहीं करते, टारगेट मेटल की नेचर को चेंज करते, तो निकलने वाले एक्सरेज की न क्वालिटी चेंज होती है और ना ही फ्रीक्वेंसी। मीन्स फ्रीक्वेंसी और क्वालिटी या एनर्जी डिपेंड्स अपॉन एक्सीलेटिंग पोटेंशियल। जितना एक्सीलेटिंग पोटेंशियल ज्यादा होगा उतनी ज्यादा क्वालिटी वाले एक्सरेज एमिट होंगे। और दूसरी होती है इसके अंदर इंटेंसिटी ऑफ एक्सरेज। इंटेंसिटी
of X-rays. Intensity refers number of X-rays. Intensity refers number of X-rays. एक्सरेज की तादाद को हम इंटेंसिटी कहते हैं। अब जाहिर सी बात है, जितने इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उतनी ज्यादा एक्सरेज होंगे, उतनी उनकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी। आप कह सकते हैं कि नंबर ऑफ एक्सरेज रेफर्स टू द इंटेंसिटी। कि इंटेंसिटी जो होती है वो जितने इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। इलेक्ट्रॉन किस पे ज्यादा डिपेंड करते हैं? फिलामेंट करंट। फिलामेंट करंट ज्यादा होगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और उसमें से निकलने वाले एक्सरेज की इंटेंसिटी ज्यादा होगी। तो आप कहोगे कि इंटेंसिटी डिपेंड्स अपॉन फिलामेंट करंट एंड इज independent of accelerating potential and nature of target metal। टारगेट मेटल की नेचर से जो होती है वो इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास एक्सरे और उसकी प्रोडक्शन के। अभी हमने सिर्फ ये डिस्कस किया है कि एक्सरे पैदा कैसे होते हैं। ठीक है, इनकी क्वालिटी को कैसे चेंज किया जाता है, इनकी इंटेंसिटी को कैसे चेंज किया जाता है। अभी हमने ये नहीं पढ़ा कि एक्सरे का स्पेक्ट्रम कैसा होता है। हमने सिंपली ये पढ़ा है कि एक्सरे की इंटेंसिटी क्या होती है, एक्सरे प्रोड्यूस कैसे होते हैं, एक्सरेज की जो है वो क्वालिटी क्या होती है। जो इसके जो स्पेक्ट्रम है वो कल डिस्कस करेंगे। लेकिन हाइड्रोजन वाले में क्वेश्चन एक दो बताने, वो आप ध्यान में रखें। एक क्वेश्चन ये होता है कि फाइंड हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी या लोएस्ट वेवलेंथ इन बाल्मर सीरीज। अगर इस तरह से क्वेश्चन हो, फाइंड हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, जाहिर सी बात है फ्रीक्वेंसी जब सबसे ज्यादा होगी तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी? सबसे कम होगी। ये तब होता है जब बाल्मर सीरीज में तो पी तो 2 होता है। तो अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन इंफिनिटी से यहाँ पे फॉल करे तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी और लोएस्ट वेवलेंथ होगी। 1/λ इज इक्वल टू 1/4 माइनस 1/infinity। तो 1/λ इज इक्वल टू 1/4। तो लेम्डा हो जाएगा 4/r। ये होगा इस तरह से वेवलेंथ। और फ्रीक्वेंसी जो होती है आपको पता है v इज इक्वल टू एफ लेम्डा, c इज इक्वल टू एफ लेम्डा। तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी c अपॉन लेम्डा। इसको करोगे तो फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। लेकिन जो बात बतानी थी वो ये कि अगर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी या लोएस्ट वेवलेंथ कहा जाए तो n की वैल्यू कौन सी पुट करनी है? इन्फिनिटी पुट करनी है। और p की वैल्यू तो वैसे ही 2 होती है। अगर बाल्मर कहा जाए और लेमन कहा जाए तो p की वैल्यू 1 रखोगे और n की वैल्यू कौन सी रखोगे? इन्फिनिटी रखोगे। कोई भी हो उसमें अगर ये हाईएस्ट और लोएस्ट कहा जाए ना तो n की वैल्यू कौन सी रखोगे? इन्फिनिटी। अब इस तरह भी हो सकता है, फाइंड फाइंड लोएस्ट लोएस्ट फ्रीक्वेंसी या लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन बाल्मर सीरीज। अगर बाल्मर सीरीज में ये कहा जाए लोएस्ट फ्रीक्वेंसी, कम से कम फ्रीक्वेंसी हो और बड़े से बड़ी वेवलेंथ हो, तो आप ये करोगे p इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3। ये हो जाएगा 1/λ इज इक्वल टू 1/4 माइनस 1/, ये आप करोगे इज इक्वल टू r। ये हो जाएगा 9/4 इज इक्वल टू 36। तो 1/λ इज इक्वल टू रिवर्स कांस्टेंट 5/36। तो लेम्डा हो जाएगा 36/5। ये हो जाएगा स्ट्रेस। ठीक है, तो आप कहेंगे ये जो होता है ये लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट किसी भी जो है वो रीजन का आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, कल डिस्कस करते हैं एक्सरे के